Welcome to my channel Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देख लें। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपके लिए उन बच्चों के लिए ज़रूरी होंगी जिनको कोई भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये सारी चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिससे आपको घर पे सपोर्ट मिलेगा। ये अगर आप टीचर्स हैं उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं जिनमें पेरेंट्स भी होते हैं और फिर टीचर्स भी होती हैं, जो कि फिर गाइडेंस के लिए थोड़ी बहुत उनकी गाइडेंस कोई हो सकती है। ज़ाहिर इतनी दूर से तो जो हो सकता है उतना ही मैं कर सकती हूँ। तो होपफुली आज की वीडियो भी आपको हेल्प करेगी। आज की वीडियो है, इसका टॉपिक है रीटेलिंग स्टोरीज, यानी कहानियों को दोबारा सुनाना। बच्चों जो हैं जब उनको कहानियां सुनाई जाती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि बच्चों के साथ बुक्स की इंटरेक्शंस कैसी होती हैं। फिर इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है जिसमें है कि बच्चों के लिए किताबों को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता है, उसमें पपेट प्ले और इस तरह की इंटरेक्टिव उसकी बातें की हुई हैं। लेकिन आज इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो डिफरेंट है। आज इस बारे में बात हो रही है कि बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी उनके बोलने का, क्योंकि रीटेलिंग में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ जाती है, बच्चे का बताने का तरीका, इंटरएक्शन भी आ सकता है, यानी अगर बच्चे बोल नहीं सकते तो वो कैसे हाथ लगा के इन चीज़ों को बता सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का डेफिनेटली इससे ताल्लुक है, यानी बच्चे को कितनी कहानी समझ आती है और कितना वो उसको बता पाता है। ये सारा कुछ रीटेलिंग स्टोरीज में आ जाता है। तो सिर्फ आज ये बात नहीं हो रही कि बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए, बल्कि आज ये बात हो रही है कि उस कहानी को बच्चा दोबारा कैसे आपको सुनाएगा। ये एकेडमिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि अगर आप पूरी, जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, इंग्लिश में जब टीच कर रहे होते हैं तो हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ सकता है रीडिंग को, फिर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, फिर उसका ये कंपोनेंट होता है कि बच्चा जो चीज़ उसको सुनाई गई हो या वो देखा हो या उसने पढ़ा हो उसको वो वापस किस तरह से सुनाएगा। तो ये उसका भी एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक कंपोनेंट भी इसमें है। अब आ जाते हैं कहानियां सुनाने पे। कौन सी किताबें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, या जिन बच्चों को थोड़े चैलेंजेस होते हैं, पहले हम उनकी भी बात करेंगे, और जो ज़्यादा बच्चे बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। तो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं उनके लिए किस किस्म की कहानी पढ़नी चाहिए? यंग बच्चों के लिए, 5 से इवन 10 साल के बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत चैलेंज फील करते हैं, उनके लिए हो सकती हैं ऐसी कहानियां जो कि रिपेटिटिव हों, जिसमें एक ही चीज़ बार बार आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी वाली है, और वो मैं उसकी यहाँ विजुअल डालूंगी आपको। ये देखिए उसका एक विजुअल। ये जो है बहुत जबरदस्त कहानी है क्योंकि इसमें बार बार एक ही सीक्वेंस चल रहा है कि ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी, ब्राउन बेयर तुमने क्या देखा? वो कहता है मैंने जी ये चीज देखी। फिर उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, जैसे आई थिंक उसको कुछ कहता है कि रेड डक या समथिंग। फिर वो पूछते हैं कि नहीं सॉरी रेड बर्ड तुमने क्या देखा? वो बताता है जी मैंने ये चीज देखी। फिर वो कहता है तुमने क्या देखा? तो इसमें ये रेपिटेशन है। इसी तरह मेरी एक और वीडियो में है कि इज दिस द बॉस्फोरस गैस, यानी उसमें बार बार एक कोई चीज आता है, एक व्हीकल आता है, एक बस आती है या कभी गाड़ी आती है, और बच्ची बार बार एक ही सवाल करती है कि क्या ये हमारी बस है, और फिर उसका कोई वो जवाब देता है। तो इस किस्म की कहानियां जो है बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इन कहानियों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फायदा ये होता है कि इसमें सीक्वेंसिंग स्किल्स आ जाती हैं, यानी पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जो जरा ज्यादा डिफिकल्ट स्टोरीज होती हैं, जैसे कि अगर आप ले लें गोल्डीलॉक्स की कहानी ले लें, या 3 बेयर्स जो उसके हैं कि पहले गोल्डीलॉक्स यहाँ गई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये भी कहानियां, इसमें भी एक स्टार्ट है, एक मिडल है, एक एंड है, लेकिन ये ज्यादा बड़े एडवांस बच्चों के लिए है जिन्हें उनकी कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो चुकी हो। जो बच्चे अभी हमारे स्टार्ट कर रहे होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, रीटेलिंग के ऊपर, उनके लिए हम ये वाली स्टोरीज इस तरह की चूज करना पसंद करते हैं जो कि ज्यादा आसान हो, रिपेटिटिव हो। अच्छा, फिर कौन सी कहानियां होती हैं जो कि प्रिडिक्टेबल हो, जिसमें आप आगे बता सकते हो कि क्या होने वाला है। जैसे आपने पोएम सुनी होगी कि वो 5 लिटिल फ्रॉग्स जो हैं, स्पेकल फ्रॉग्स जो हैं, वो एक लॉक के ऊपर बैठे हुए हैं और हर दफा एक फ्रॉग जंप कर देता है पानी में। ठीक है, ये एक पोएम है इंटरनेट पे। इसी तरह से एक वो है कि 10 बच्चे बेड में लेटे हैं, दे रोल ओवर एंड देन वन फॉल्स आउट। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक
हर दफा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा। 10 बच्चे थे, वो रोल ओवर किए, एक गिर गया, अब 9 रह गए। 9 बच्चे थे, एक रोल ओवर किया, एक गिर गया, और अब 8 रह गए। 8 बच्चे थे, वो रोल ओवर किए, एक गिर गया, 7 रह गए। तो ये रिपेटिटिव कहानियां, इसमें हर दफा अगर बच्चा पैटर्न समझ ले तो वो ये बता सकता है कि अगला क्या होने वाला है। तो ये प्रिडिक्टेबल स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास तस्वीरें हों उन कहानियों में। लफ्ज चाहे कम हो जाए, कहानी में तस्वीरें होनी चाहिए। शुरू में आप तस्वीर दिखा के कहानी उन्हें बता रहे होगे। क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए आज सिर्फ 1-2 किस्म की चीजों पे बात करूंगी। इस पे बेइंतहा तरीके हैं सिखाने के। कहानियों को जब हम बच्चों से कहते हैं बाप हमें दोबारा सुनाओ, उसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो ये कि वो बोल सकते हो, थोड़े बहुत उनकी वोकैबुलरी हो, कुछ लफ्ज उनको आते हो। जो बच्चे हमारे बिल्कुल नहीं बोल सकते उनको हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। 4 तस्वीरें रख दी कि जैसे अगर ब्राउन बेयर की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम पूछेंगे, हमने 3-4 तस्वीरें सामने रख दी जैसे कि इस तरह से। यहाँ पे आप प्रिंटेड कोई इंटरनेट पे से ब्राउन बेयर की ये तस्वीरें ले सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने लगाई हुई हैं और कलर्ड हैं। इसको आप काट सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स की शेप। और अगर आपके बच्चे को एक ही पे पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चा कितना बड़ा है, उसकी क्या एबिलिटी है। इसी तरह अगर आपके पास कलर नहीं आप कर सकते तो आप हाथ से बना लें या इस तरह की ड्राइंग्स ले लें और उसको बच्चे से कलर कराएं ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाए। यानी ब्राउन बेयर को वो ब्राउन कलर करेगा और येलो डक को येलो डक वो कलर करे। अब हमने इससे बच्चे से पूछा कि ब्राउन बेयर ने क्या देखा, फिर वो उस चीज को सर्कल कर दे या उस पे हाथ लगा दे। फिर हम पूछेंगे फिर ब्राउन बेयर ने उसने क्या देखा, फिर वो बता दे। ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर्स के साथ भी कर सकते हैं। मेरा तो चार्ट इकट्ठा बना हुआ है, लेकिन आप अपने चार्ट को अलग अलग काट सकते हैं, हर तस्वीर को अलग कर सकते हैं। अब ये सारा बताने के स्पीच तो जरूरी थी, लेकिन चलो अगर नहीं आता तो वो टच करके पिक्चर्स को सीक्वेंस कर सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छी गुड वर्किंग मेमोरी की जरूरत होती है। यानी बच्चे को याद हो कि जब मैंने उसको एक जुमला कहा तो उसके बाद उसने उस जुमले में जो जो इंफॉर्मेशन थी उसको याद रखा या नहीं। कुछ बच्चे क्या होता है, जब आप जुमला एक पढ़ के सुनाते हैं तो वो पहली चीज भूल चुके होते हैं जब तक हम आखिरी बात पे आते हैं। जैसे अगर मैं उनको एक कहानी सुनाऊं कि मरियम बाग में गई, बाग में उसने एक दरख्त देखा, दरख्त के ऊपर एप्पल्स लगे हुए थे, उसने 3 एप्पल तोड़ लिए। और अब मैं उससे कहूं बेटा मुझे कहानी सुनाओ, तो ये हो सकता है कि वो मरियम का नाम ही भूल गया हो, तब तक वो बच्ची का नाम क्या था। बाग में गए याद हो, लेकिन कौन सा फ्रूट था ये भूल गया, कितने फ्रूट उसमें से तोड़े ये भूल गया। इस सब के लिए जब बच्चा आपको कहानी दोबारा सुना रहा हो तो तस्वीरें साथ रखें। शुरू में वो तस्वीर देख के कहानी आपको बताए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक किताब ले लीजिए और उसमें से मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये उर्दू की एक किताब है जो मैंने आपके लिए ली हुई है, और इस किताब में कहानी है। जैसे कि सॉरी ये उल्टा आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर कर दें, सिर्फ तस्वीरों को गौर कर लें। एक कुत्ता था, कुत्ता जा रहा था कहीं, तो उसने एक बिल्ली को देखा। जब उसने बिल्ली को देखा तो वो बिल्ली के पीछे भागा, बिल्ली दरख्त पे चढ़ गई, कुत्ता दरख्त पे नहीं चढ़ पाया और बिल्ली जंप मार के भाग गई। जब बच्चे से आप कहानी दोबारा कहने को कहें, सुनाए, तो वो क्या करे कि ये तस्वीरें उसके सामने रहे, आप पॉइंट करें और बच्चे को बताएं। अब इसमें जरूरी है कि बच्चे को लफ्ज आता हो कुत्ता और बिल्ली कम से कम, और 4-5 कुछ और लफ्ज। अगर नहीं भी आते तो आप इसी कहानी की एक तस्वीर खींच लें या प्रिंट कर लें इसको एक और पेज पे और ये काट लें। इसी तरीके से 6 तस्वीरें बन जाएंगी और बच्चे को एक तरफ साथ ये रख दें और या तो इसके ऊपर मैच करें कि पहले क्या हुआ तो वो पहले वाली दूसरी वो जो तस्वीर है इसके ऊपर रखेगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। विथ टाइम आप इसको हटा सकते हैं या इसको साइड पे रख सकते हैं और वो एक और जगह लाइन से कहानी उन्हीं तस्वीरों से बनाएं। उसके बाद मेमोरी के लिए विथ टाइम कुछ दिन बाद और गुजर जाने के बाद आप ट्राई करें कि उसको वैसे समझ आया कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, और अगर उसको नहीं आता तो आप क्या करेंगे कि आप मुंह से बोलेंगे एक कुत्ता था, तो देखें कि अगर वो ओरल समझ सकता है, आपकी रिसेप्टिवली समझ सकता है, तो वो इस पे काम कर सकता है। इस तरह से हम रीटेलिंग ऑफ स्टोरीज पे काम कर सकते हैं बहुत छोटे बच्चों के साथ। इसमें सीक्वेंसिंग एबिलिटी भी आ जाती है, यानी सीक्वेंस करना कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो आप इसके ऊपर भी काम करें। इसका क्या फायदा होता है रीटेलिंग ऑफ स्टोरीज का, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक बता दिया आपको। इसका फायदा ये होता है कि बच्चे को एक तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उसकी बेहतर होनी शुरू होती है, उसकी मेमोरी में काम शुरू होता है और सीक्वेंसिंग बेहतर हो जाती है। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना,
कहानी को जितना वो एक्ट आउट करेगा, जितना वो उससे इंटरएक्टिवली काम करेगा, उसको समझने में उसको आसानी होती है। जब वो तस्वीरें देख रहा होता है तो उसको ये भी आइडिया होता है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ मुंह से कहा मुझे कहानी सुना दो, नहीं, आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, स्कैफोल्ड किया हुआ है, आप वहां हैं। इनिशियली ज्यादा हेल्प करेंगे, विद टाइम आप कम करेंगे। कोशिश करें एक ही कहानी को हफ्ते में 2-3 दफा करें, इतनी ज्यादा रेपिटेशन होगी, इतनी ही ज्यादा बच्चे की स्किल बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा कैरेक्टराइजेशन को समझेगा कि इसमें कहानी में कौन से कैरेक्टर्स थे, इस कहानी की क्या स्टोरी थी, क्या प्लॉट था, इसकी थीम क्या थी। इसी तरह वो और चीजों को समझना शुरू कर देगा और ये एक एकेडमिकली भी उसके लिए मददगार होगी। दिन में भी जब आप उसके साथ चल रहे फिर रहे होंगे और आप उससे पूछेंगे पहले हमने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारा कुछ इकट्ठा जाता है। ये सपोर्ट करता है रीटेलिंग स्टोरीज को, क्योंकि दिन में क्या हुआ ये बताना भी एक तरह का रिव्यू और रिटेल ही है। और सबसे बढ़कर ये कि बच्चा सोशली इंटरैक्ट करेगा। 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सोशल इंटरैक्शंस बढ़ रही है। मे बी उसके बहन भाई के पास आधी तस्वीरें हैं, आधी उसके पास हैं। आप इसको बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आपके साथ उसका इंटरैक्शन बढ़ रहा होगा, किताबों के साथ, कहानियों के साथ, लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है, सोशल स्किल्स पे काम हो रहा है, एकेडमिक पे काम हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो चलिए आज बहुत शॉर्ट, उसमें अभी भी 13 मिनट्स की तकरीबन होने वाली है वीडियो। मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जब आप काम कर रहे हो सिर्फ लेटर्स और अल्फाबेट्स और साउंड्स पे मत कीजिए, बल्कि रीटेलिंग ऑफ स्टोरीज पे भी कीजिए। इस साथ साथ आप लिखना भी सिखा रहे होते हैं, पढ़ना भी सिखा रहे होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन और ये सारी चीजें भी सिखा रहे होते हैं, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।